अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है। ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟದ 71 ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಹೊಸ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದಿದೆ. ಮಣಿಪುರದ ನಾಗರಿಕರು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಮೌನವನ್ನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಚಹರೆ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ. ದೇಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೀಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗ್ತವೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಮುಖವಾದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಘನತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬಾರದು. ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬ ಎದುರಾಳಿ ಕುರಿತು ಟೀಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರಬಾರದು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರಬಾರದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है. स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए. परंतु उसमें भी एक मर्यादा है. असत्य का उपयोग नहीं करना. चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे. हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है. समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम. इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है. वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है. सब जगह उन्होंने कहा है समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है. लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है. वास्तव में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो. किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं. एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने. इसलिए संसद बनती है. लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेंगे. उसके लिए स्पर्धा चलती है. ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं. जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया. टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई.
नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय, ये खलस्य ऐसा कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग? संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे।